नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयेरियाणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। हे शांति संति अरहन्ति अनंति ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्धि अविरुद्ध अवध्य धाता। आचार्य वर्य उपजाये सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। अप्रतिम प्रतिभा सिंधु श्री भूवलय रचयिता, आचार्य कुमुदेन्दो पादौ मूले शिरसा नमो नमः। देवाधिदेव पितृणादिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। चलिए, आज हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। जहाँ छोड़ते हैं उससे आगे निकाल लिया करो, एक पैरा अपना वो चलेगा, क्योंकि बाई चांस आप लोगों ने अगले सेशन में रजिस्ट्रेशन कराया तो इसमें 3 स्तर होते हैं पढ़ाई के, एक प्रथम स्तर, एक द्वितीय स्तर, एक तृतीय स्तर। अच्छा। तो प्रथम स्तर में तो ये पुस्तक पढ़ते हैं और द्वितीय स्तर में और जो मूल ग्रंथ है श्री भूवलय जी, उसमें जो अंक चक्र दिए हैं उनको हल करना सिखाते हैं। उसमें से ये भी आए हैं, लेकिन ये श्रेणीबद्ध और थोड़े कम हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था ना, कितने हजार कितने इसमें चक्र हैं, 5000 समथिंग लिखा हुआ था, पहले अपन ने पढ़ चुके हैं। तो वो सारे उनमें से कुछ खास 27 1263 चक्रों में समाहित है। 59 अध्यायों में 1263 चक्र हैं, जिनमें से हमने बहुत कम चक्र देखे हैं। ठीक है, तो दूसरे स्तर में वो कराया जाता है और तीसरे स्तर में एक शोध लेख लिखने के लिए कहा जाता है, छोटा 8-10 पेज का। तो वही शोध लेख ये है, बड़ा वाला शोध प्रबंध, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं। अब यहाँ आ जाएं सीधे, चलो पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ना है। 27 पेज जो भी लिखा छोड़ो मत, पूरा पूरा एक एक पैरा रोज पढ़ लेते हैं। वर्ष 2020 जनवरी में बेंगलुरु में, पहले बेंगलोर को बेंगलुरु कहा जाता था, आयोजित इंडियन 27 में वर्ष 2020 जनवरी में बेंगलुरु में आयोजित इंडियन साइंस कांग्रेस के 17वें अधिवेशन में सम्मिलित होने के साथ मैंने सपत्नीक श्रीमती मंजू जैन के साथ, ये कौन लिख रहे हैं, इंजीनियर अनिल जैन, जो इंदौर में पढ़ा रहे हैं, वही लिख रहे हैं ये। तो यलवल्ली ग्राम, वर्तमान पता ग्राम यलुवह लड़ी, इसमें आधा ला ना करके पूरा ला कर दिया है। तालुक चिक्कवल्लरपुर, जिला चिक्कवल्लरपुर, कर्नाटक के परिदर्शन की योजना भी बनाई थी। मैंने इंडियन साइंस कांग्रेस में एक शोध आलेख का वाचन किया जिसका शीर्षक था कुमुदेन्दु एनक्रिप्शन स्कीम एन एफिशिएंट एंड वर्सटाइल इंडियन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। शोध आलेख का मुख्य विषय था आचार्य कुमुदेन्दु की गणितीय संरचना पर आधारित एक बहुमुखी कार्यकुशल क्रिप्टोग्राफिक प्रणाली की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता। इसी तरह से उनके, ये क्या होता है, इसका सारा मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि आचार्य कुमुदेन्दु ने जो गणितीय संरचना के आधार पर एक ग्रंथ तैयार किया है, श्री भूवलय जिसका नाम है, उसकी एक बहुमुखी कार्यकुशल क्रिप्टोग्राफी प्रणाली की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता। उसको क्रिप्टोग्राफी होती है, जैसे स्टेनोग्राफी होती है ना, इसी प्रकार एक क्रिप्टोग्राफी भी होती है। स्टेनोग्राफी कोड वर्ड्स में लिखते हैं, क्रिप्टोग्राफी, तो एक क्रिप्टोग्राफी प्रणाली में इसको अगर हम तैयार करें तो इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ जाएगी, ये इन्होंने इस शोध लेख में लिखा। आगे वो बताएंगे। बेंगलुरु शहर से करीब 60 किलोमीटर दूरस्थ यलवल्ली ग्राम यात्रा में डॉक्टर महावीर लगारे एवं सतीश कागवाड़ भी सपत्नीक साथ थे और यात्रा की व्यवस्था भी आप लोगों द्वारा की गई थी। आज भी यलवल्ली ग्राम में कुमुदेन्दु का कुआं के स्थानीय नाम से
एक प्राचीन बावड़ी है जो देखरेख के अभाव में वृक्षों, झाड़ियों और कचरे से आच्छादित दिखाई देती है। यलवल्ली ग्राम में वर्तमान में कोई भी जैन परिवार नहीं है, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के लिए अब भी इस स्थल की कुमुदेंदु महर्षि की तपस्थली के रूप में मान्यता है। जैसे आचार्य कुंद देव की तपस्थली पता है क्या है? वो कौंदे क्या अपन गए थे ना, हम लोग गए थे तमिलनाडु की यात्रा पे, तो देखे थे उनको। तमिलनाडु की यात्रा मिलती, पोन्नूर मलाई है शायद, पोन्नूर मलाई। हाँ पोन्नूर मलाई ही है। ऐसा ऐसे कुछ नाम है जो अपने को जल्दी आता नहीं है। वो वहीं के नाम है ना तमिल में। तो कुमुदेंदु महर्षि जैन परंपरा के थे। यह तथ्य स्थानीय लोगों की धारणा में नहीं है। स्थानीय लोग जो हैं वहाँ के, वो ये नहीं मानते कि वो जैन परंपरा के थे। जैन समाज से अपेक्षा है कि आचार्य कुमुदेंदु का भव्य स्मारक यलवल्ली ग्राम में स्थापित करके इस महान आचार्य के प्रति भावांजलि एवं आभार व्यक्त किया जाए। इस ग्राम में तथा नंदी पर्वत पर और तलहटी के अन्य ग्रामों में नंदी नाम से अनेक शैव मंदिर है। नंदी है ना, कुमुदेंदु नंदी ग्राम है। नंदी पर्वत के ऊपर योग नंदी तथा नीचे अन्य ग्राम में भोग नंदी के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन एवं विशाल मंदिर संकुल विद्यमान है। संकुल मतलब समूह ग्रुप। वंदना दीदी किस पेज पे पढ़ रहे हैं? अब पूरा होने वाला है, आप नहीं भी खोलो तो सुन लो, 2 लाइन बस बची हैं। 28 में आ गए हैं, एक ही पैरा पढ़ेंगे अपन। आचार्य कुमुदेंदु द्वारा वर्णित नंदी पर्वत एवं निकटवर्ती स्थलों पर अवश्य ही जैन मंदिर और जैन मुनियों यानी तपस्वियों से संबंधित पुरावशेष होंगे, जिनका अन्वेषण एवं पुनरुद्धार कार्य भी जैन समाज से अपेक्षित है। ये इन्होंने भावना जताई है कि जो भी शोध आदि करें तो इन विषयों पर भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम पेज 28 से कल पढ़ेंगे। अब हमें हमारा रिवीजन भी करना है और आगे का भी विषय थोड़ा सा जो रह गया वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले रिवीजन में हमारा चलेगा कल जो बताया था 3x3 का। सबका तैयार हो गया होगा अच्छी तरह से, लेकिन उससे रिलेटेड हमें प्रश्न पूछना है, इसलिए हम इसको फिर से बना रहे हैं यहाँ पर, और सब बनाएंगे। कोई भी एक बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे। चलिए हम बोलते हैं कौन बनाएगा। बहुत लोगों के तैयार हो गए हैं, बहुत लोगों के अभी तैयार नहीं हुए हैं। पार्टिसिपेंट खोल के अर्चना बोरालकर, इनको ऐड किया है। कल बनाएंगी आप? एकता दीदी, गैलेक्सी M11, नीलम, हाँ नीलम तुम बनाओ। नीलम दीदी हम बनाएंगे। हाँ दीदी, हाँ दीदी। नीलम कल 9x9 का पूछ रही थी ना, इसलिए उसको अवसर देते हैं। बना के फिर मुझे इसमें कुछ बताना है, इसलिए फिर से बनवा रही हूँ। ठीक है, बनाओ। हाँ दीदी। सबसे पहले कहाँ लिखें? एक पूरब पश्चिम बोलना तो ज़्यादा अच्छा है। पूर्व में बीचों बीच, है ना। एक तो हमने बता दिया, ये सबको पता है। अब हमें 2 नंबर के लिए कहाँ जाना है? नीचे का कॉलम। ये कौन सी दिशा है? पूर्व है ना। हाँ, पूर्व है। ये उत्तर है, लिख देती हूँ मैं ताकि आप बोल सको। ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो यहाँ पर दक्षिण में जा करके पूर्व की ओर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, लिख दिया। आप 3 कहाँ लिखेंगे? 3 दक्षिण उत्तर के ऊपर। जी पश्चिम लिखा है, जी पश्चिम लिखा है। ठीक है, पश्चिम में जा करके अब आरोहण करके 3 लिख दिया। एक घर का आरोहण करके 3 लिख दिया। फिर 4 कहाँ जाएगा? रुको, सब लोग नहीं बोलो, नीलम को बोलने दो। 4 कहाँ जाएगा? आरोहण करके नीचे। हाँ, एक घर नीचे, बहुत अच्छा। 5 कहाँ जाएगा? फिर सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ, इसको श्रेणी भी कहते हैं। ये सीढ़ी मतलब श्रेणी है ना। श्रेणी मिल गई हमें। एक घर चढ़े। फिर 6 ऊपर 6 हो गया। अब 7 के लिए कहाँ जाएंगे? अवरोहण करेंगे। एक घर नीचे आ गए, 7। 8 के लिए कहाँ जाएंगे? अभी पश्चिम में जाकर एक घर आरोहण करेंगे, 8। ठीक है, 8 हो गया हमारा। 9 के लिए कहाँ आएंगे? अभी नीचे। बस ये एक के सबसे नीचे आ जाता है, उत्तर से दक्षिण में। एक अंक जहाँ लिखा होता है उसके नीचे अगर हमारा 9 आया तो समझ लीजिए हमारा ये अंक, ये माया वर्ग सही बना है। अब आपको बताना है कि इनके हर एक घर का जोड़ कैसा आता है। हर एक घर का नहीं, हर एक पंक्ति का
और ऐसे स्क्वायर में भी। इस पंक्ति का जोड़ इस 15 हाँ कहीं से भी जोड़ लो, हाँ 15 ही आएगा। ये 15 का माया वर्ग है, इसको हम क्या कहेंगे, 15 का माया वर्ग। 3/3 और योग जो है 15, 3/3 और योग 15 है ना, कुल योग 15 का माया वर्ग हमने बनाया। तो 8 और 1 9 और 6 15, 7 और 6 13 और 2 15, 7 और 5 12 3 15, 9 और 4 13 2 15, 8 और 5 13 2 15, 6 और 5 11 4 15, कहीं से भी जोड़ लो इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इसी वजह से इसको मैजिक स्क्वायर कहते हैं, माया वर्ग है। और इसकी एक ट्रिक और बताई थी, 3 हाँ किसी को याद है ट्रिक? ये तो छोटा है तो इसमें ट्रिक की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हम 27/27 का बना रहे हैं तो उसमें ट्रिक लगा करके हम तो जांच। उसमें बीच में आपने बताया था, बीच में मतलब है 11 फिर 10 जोड़ते हाँ हैं, वही वाला। तो इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा वो ट्रिक, उसमें 10 जोड़ा था हमने 27/27 में। इसकी ट्रिक कोई बताएगा क्या बनेगी? 27/27 में 10 जोड़ा था, उसको भूल जाओ। अभी इसमें बहुत अच्छा, वेरी गुड। सरिता भाभी का दिमाग चल रहा है जोर शोर से, अच्छी बात है, सबका ऐसे ही चलना चाहिए। 4 क्यों जुड़ा, सबको समझ में आ गया? मेरी जेठानी बैठी बाजू में। ठीक है ना, तो दोनों दोनों मिलकर के धूम मचा। दीदी प्लीज, सवाल क्या नहीं सुने दीदी, मैं हाँ वही बता रहे ना, अभी पूरा नहीं हुआ, वही बता रहे। आंसर सरिता भाभी ने, शांत हो जाओ। आंसर सरिता भाभी ने दिया जरूर है लेकिन अभी बताया नहीं कि हम क्यों जोड़ रहे हैं। 4 तो बता रहे हैं, 4 क्यों जोड़ रहे हैं, किस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने 3/3 का माया वर्ग बनाया है तो 3 में 1 जोड़ते हैं, ठीक है, हो गया 4। तो 1 में 4 जोड़ देंगे तो अगला आ जाएगा, और 5 में 4 जोड़ देंगे तो अगला नीचे का आ जाएगा। तो ये नीचे वाली पंक्ति में जितने का माया वर्ग बनाया जाता है उसमें 1 जोड़ करके अगर जोड़ते चले जाएं तो सबका आंसर पहले से आप लिख सकते हैं। ये ट्रिक है, किसके लिए, जांचने के लिए। जैसे 27/27 में तो बहुत 27 बार बनेगा ना, 26 बार बनेगा, 26 बार जुड़ेगा। आगे समझ में कि फिर से बताएं ललिता भाभी? जैसे 9/9 का है, मान लो ये 3/3 का नहीं है, 9/9 का है, तो बताइए कितना जोड़ेंगे? 9/9 एक में 10 जोड़ेंगे, एक में 10 जोड़ेंगे, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे, बस इतना ही है ट्रिक, ठीक है, हो गया क्लियर? अच्छा एक चीज़ और, हाँ उसको तो बाद में भी बताएंगे तो चल सकता है। हो गया, अब इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि इसको ज़्यादा आगे नहीं ले जाना है अपने को, इतनी ज़रूरत थी, इसकी और कोई विशेषता नहीं। अच्छा इसका जो है ये क्या कहलाता है, माया वर्ग। माया वर्ग का उपयोग कौन से बंध में होता है? प्रश्न लिखते जाना मीना दीदी, आपको प्रश्न चाहिए थे ना, तो प्रश्न लिखते जाएं तो बाद में इन लोगों के काम आएंगे। माया वर्ग का उपयोग कौन से बंध में होता है? श्रेणी बंध। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, श्रेणी बंध में ही होता है ऐसा हम कहेंगे। बाकी के जो बंध होते हैं चक्रबंध और चित्रबंध, उनमें नहीं होता है ना, उनमें दूसरा उपयोग होता है, माया वर्ग का उपयोग नहीं होता। चित्रबंध में चित्रों का उपयोग होता है। चलिए अब हमारा कल का जो लेसन था उसमें से कुछ प्रश्न है हमारे पास। मूल वर्ण और वर्णांक लिखना तो आपका आ गया होगा। कोई बताएगा कि इंगा क्या है, ये क्या है? दीदी देखना नहीं, हम बोल रहे हैं, वो तो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं। 32 नंबर की संख्या है, 32 नंबर का वर्ण है। ये तो है, वर्ग तो है, लेकिन है क्या चीज ये व्यंजन है। हाँ व्यंजन है, ये आंसर चाहिए हमें। ये क्या है, ये क्या है? आपने बहुत अच्छा बताया और आगे का बता दिया ललिता भाभी, लेकिन छोटा सा आंसर चाहिए था। अब आप मत बोलो, जो नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं वो बताएं ये क्या है। साधना भाभी, स्वर है, ठीक है, स्वर हो गया। ये क्या है? बताइए। हाँ बिल्कुल सही जा रही हो, थोड़ा सही सोचो। नहीं, उपमानाधीन क्या बोलते हैं? उपदमानी। हाँ उपदमानी जिसने बोला वो भी सही है। और एक और शब्द बताओ, दोनों का हमने सिंबल एक ही बनाया है।
उपधमानी, जिह्वा जिह्वा हाँ, जिह्वा मूली और उपधमानी दोनों है, ये अर्ध विसर्ग है क्योंकि हम ऐसे पूरे करते हैं विसर्ग को, ठीक है। तो अर्ध विसर्ग सदृश जो होते हैं जिह्वा मूली और उपधमानी होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये बताओ कि ये क्या है, ये क्या है? पुष्प पुष्प उष्म नहीं, उष्म गलत है, और सुधारो, थोड़ा सही है। संयुक्त अक्षर भी नहीं है, संयुक्त अक्षर भी नहीं है, ये तो व्यंजन है ना एक, लेकिन हैं अवर्गी अवर्गी, ये सब सही, लेकिन ये जैसा क्रम चल रहा है उसके अंतर्गत बताओ। जैसे ये व्यंजन हो गया, ये स्वर हो गया, ये व्यंजन है, 58 नंबर का व्यंजन है नहीं। व्यंजन व्यंजन हो, कोई कुछ बोल रहा है वो अधूरा बोल रहा है, सही बोल रहा है लेकिन उष्माक्षर उष्माक्षर नहीं, और थोड़ा सुधारिए। उष्म में क्या लगे, पूरा बोलो, उष्म को पूरा बोलो। उष्मा व्यंजन उष्म व्यंजन उसमें व्यंजन नहीं, व्यंजन तो नहीं कहते उसको, व्यंजन नहीं है, व्यंजन। ये क्या लिखा दिख रहा? उष्माण। ऊष्माण, सही शब्द क्या है? ऊष्माण। अच्छा, एक और बचा, ये क्या है, दिख रहा है? ल। क्या है? ला तो हमें पता है। अंतस्थ। बिल्कुल सही, अंतस्थ। इस तरह से आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि ये अंतस्थ है, ये ऊष्माण है। अभी और बाकी है, हो गया। ये तो आपने उपधमानी बोला था, जो उसको और एक और शब्द से क्या कहते हैं? आप बताइए ललिता भाभी, ये जो है उपधमानी, ये क्या है? ये तो उपधमानी है, लेकिन ये क्या है? अभी इसका आंसर पूरा नहीं हुआ था और हम आगे बढ़ गए थे। कोई भी बता सकता है, सबके लिए प्रश्न है आंसर देने के लिए। अर्ध विसर्ग तो है, लेकिन इसको भी जैसे ऊष्माण संज्ञा है, जैसे ला को आपने बताया अंतस्थ, नहीं, जैसे ला को अंतस्थ कहते हैं, शा को ऊष्माण कहते हैं, ऐसे इसको क्या कहते हैं? अभी आपने किसी ने सही बोला, योगवाह, इसको योगवाह कहते हैं। ऐसे आप लोगों को पहचानना है, ठीक है। ये हो गया अपना। में तो दीदी चारों ही दिए हुए हैं ना। हाँ, चारों होते, हम सुनो ना, चारों दिए, हम एक एक का उदाहरण पूछे हैं। अभी पूरे व्यंजन में से एक व्यंजन लिया, स्वर में से एक स्वर लिया, अंतस्थ में से एक अंतस्थ लिया, ऊष्माण से एक ऊष्माण लिया। सिर्फ आप लोग उस संज्ञा से जुड़ गए हैं अथवा नहीं, ये जानने के लिए, ठीक है। सबका एक एक उदाहरण ही लिया है। योगवाह 4 हैं, अनुस्वार, विसर्ग और उपधमानी, जिह्वा मूली। पहले जिह्वा मूली लेते हैं, फिर उपधमानी। अंतस्थ भी 4 हैं। अच्छा, अगर सीधे बताएंगे, चलो सीधे सीधे बताइए कि कुल वर्ण कितने होते हैं? 64, ठीक है, बिल्कुल फटाफट चलेंगे हम। 64 में स्वर कितने होते हैं? 27, ठीक है। और वर्ग कितने होते हैं? 5 नहीं, वर्ग के पूरे डिटेल पूछ रहे हैं। अभी हम वर्ण जोड़ रहे हैं ना, 64, 25 वर्गीय कह सकते हैं उसको, वर्ग ना कहो। वर्ग आपका आंसर सही है, 5 होते हैं, लेकिन वर्गीय 25 होते हैं। तो 25 और 27 कितने हो गए? 52, 52, ठीक है। फिर अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते, 5 नहीं होते। 52 और 4 56। फिर ऊष्माण कितने होते हैं? 56 और 4 60। और योगवाह कितने होते हैं? जितने बचे उतने कितने होंगे योगवाह? 4 हो जाएंगे, 64 हो गए। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे ना, 27 स्वर आप लिख लेंगे, 1 से लेकर 27 तक गिनती लिखेंगे। अकेले में बैठ करके भी आप चार्ट बना सकते बिना बुक के। फिर 5 वर्ग लिखेंगे, उनके 28 से लेकर के नंबर डाल देंगे 52 तक। फिर 4 अंतस्थ लिखेंगे, 53, 54, 55, 56। फिर 4 ऊष्माण लिखेंगे, 57, 58, 59, 60। फिर 4 योगवाह लिखेंगे, 61, 62, 63, 64। आप आंख बंद करके 64 वर्ण लिख सकते हैं और कहीं पर भी अपना बिना देखे श्री भूवालय जी पढ़ सकते हैं। आगे समझ में? दीदी जी उपधमानी है,
बोलने में जीवा मूल्य पहले है कि जिह्वा मूली पहले व्याकरण में। ठीक है, अब चलिए, ये हो गया। कोई कुछ कह रहा है? स्वर व्यंजन में जो स्वर में जो ज्यादा वाले दे दिए है ना, वो स्वर का है ये करने के। स्वर में जो जैसे हाँ के बाद आ है ना, उसके बाद 3 नंबर का आ जो है ना, वो होता है। कल तुम नहीं थी ना, इसलिए कल हमने बता दिया था, फिर से बता देते हैं कि उनका यूज नहीं होगा, ज़्यादा कम होगा, बहुत कम, ना के बराबर होगा। जैसे औंदम अभी एक मिला था, हमने अपने पेपर में से दिखाया था कि हमने इतने छांट लिए हैं, ये दिख रहे हैं ना नीचे, इतने छांट लिए। इसमें क्या है? आ है, ई है, उ है, री है, री वाले सारे छोड़ दिए, ए आई ओ औ बस इतने लिए हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस लिए हैं। 27 में से 11 हमने छांट लिए। और व्यंजन सारे ले लेते हैं, ठीक है, वर्गीय वाले, और अंतस्थ भी सारे, उष्माण भी सारे, विसर्ग और अनुस्वार बस लेते हैं, उपधमानी जीवा मूली छोड़ देते हैं। तो इनको छोड़ करके भी आप इतने अंक लिख सकते हैं, आपको अगर ज़्यादा लंबी लिस्ट ना देखना हो तो। ठीक है, अब हाँ हाँ, अंक तालिका में उपधमानी का सिंबल किस नंबर पे लिया है? नहीं लिया है, इसमें योगवाह में लिया है, नहीं दिखा आपको? नहीं, योग वाणी के अंदर सिंबल नहीं दिख रहा, वो जैसे आपने अर्धतंत्र हाँ, आपको क्या दिख रहा है? उसमें 3 बिंदु हैं अथवा हाँ, क्यों है, हमने एक बार और बताया था। इसमें क्यों 3 बिंदु लगा दिए और 4 बिंदु लगा दिए? क्योंकि आजकल के कंप्यूटर में ये सिंबल उपलब्ध नहीं है, और उन लोग जानने वाले नहीं हैं, तो वो कट पेस्ट भी नहीं करते कहीं से लगा बना करके, जैसे फोटोशॉप से कर सकते ना, तो उन लोग चूंकि जानते नहीं है व्याकरण, इसलिए उन्होंने ऐसे सिंबल बना के छोड़ दिया। समझ गए? एक बार बता दिया था हमने ये वाली बात शुरू दिन। 63 नंबर पर लेंगे। हाँ, 63 नंबर पे अर्ध विसर्ग बना दो आप, और 64 में भी अर्ध विसर्ग। हाँ, कैसे? अर्ध विसर्ग बताया ना, नए लोग आ गए क्या फिर से? ये अर्ध विसर्ग है। देखो, अर्ध विसर्ग क्यों है, इसको भी हमने बताया था, क्योंकि इसको पूरा कर सकते हैं तो ये पूरी विसर्ग हो जाती है। आ गया समझ में? अच्छा, यहाँ से मिटा दो तो ये आदि विसर्ग है, और इसका उच्चारण दुख में होता है, दुख। एक मिनट ललिता भाभी आपकी सुन रहे, दुख ऐसा लिखा जाता है, लेकिन चूंकि आधा विसर्ग कंप्यूटर के पास उपलब्ध नहीं, इसलिए उन लोग पूरा विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए, ऐसा सिंबल, ऐसा, और इसका क हो जाता उच्चारण, दुख। हाँ, चलिए, अब कौन क्या बोल रहा है? किसका आवाज किसी की तरफ से ज्यादा आ रही? म्यूट करो अपना। 15 स्वर काम में नहीं आएंगे ना? 15 में औ वाला आ सकता है, औ का दीर्घ, कन्नड़ में, हिंदी में नहीं आएंगे। मतलब 11 आएंगे, 11 के अलावा 12वां अगर लेना है तो औ का दीर्घ जो औंदम में लिखा है ना, औंदम में लिखा है। हाँ श्वेता जी, क्लास चालू है, आप आ जाइए। अब लिंक कहाँ चली गई आपकी? श्री भूगोलय में है ना? चलिए, तो ये दुख के अलावा हमने उपधमानी का भी एक उदाहरण दिया था, किसी को याद है? कोई बताएगा? उपधमानी का भी एक उदाहरण दिया था। दीदी ऐसे भी याद है, कातंत्र पढ़े हैं तो याद है, लेकिन देखिए याद नहीं आ रहा है। सोचो, बताया है हमने, कल ही बताया है। अब वो होता उसमें का और खा परे होने पर जिह्वा मूली होता है, और उपधमानी कब होता है? कल बताया था ना, किसी को तो याद होगा। दुष्परिणाम बोला था क्या दीदी? इसी टाइप का था, और सोच के बताओ क्या बोला था। दुष्परिणाम भी चल जाएगा, तुमने नया उदाहरण दे दिया, ये अच्छा है। विसर्ग का षटकोण जैसे दुस्समा बनाते हैं। हाँ, तो हमने बनाया था, वो भी बन जाएगा, दुस्मा भी बन जाएगा, लेकिन उसमें दुस्सम जब बोलते तब बनता है, दुखमा में तो बनता है, और दुस्मा में नहीं बनता, क्योंकि शाह का खा होता है। दुस्सम में बन सकता है। हमने दुष्फल बताया था कल, दुष्फल, किसी को याद आया? दुह विसर्ग होता है, दुह विसर्ग है, विसर्ग नहीं, सॉरी, उपसर्ग है, और इसको जब फल में लगाते हैं तो इसका दुष्फल बन जाता है।
विसर्ग का सा हो जाता है, लेकिन ये जो विसर्ग है ये अर्ध विसर्ग ही है। उपधमानी इसको पार्टी इधर लो लगता अर्ध विसर्ग कहते हैं इसको, है। इधर इधर लो इधर। ऐसा। हाँ ये अर्ध विसर्ग है। दुष्फल, ये अर्ध विसर्ग में दुष्फल बन जाता है। पा और फा परे होने पर उपधमानी बोलते हैं। पा और फा परे होने पर उपधमानी बोलते हैं। चलिए, अपना ज़्यादा समय इसमें चला गया। हमें 9x9 का थोड़ा सा कल पूछ रही थी नीलम, वो समझाना था, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको आज छोड़ के अपना कल का अगला विषय ले लो। पहले टाइम बचेगा तो फिर देखते हैं, क्योंकि 10 मिनट बता दिया। लेफ्ट मंदिर निकाल लें सब लोग। पेज नंबर 123 पर मंदिर में आ जाए। चित्रबंध का उदाहरण चल रहा था हमारा। चित्रबंध 123। कितना पेज? 123 1 2 3। देखो 122 में ये लिखा हुआ है सरिता भाभी, स्टेगनोग्राफी लिखा है यहाँ पर, और ये नीचे चित्रबंध को अपन को जरा सा देखना है। ये विजुअल क्रिप्टोग्राफी आपका आ गया उदाहरण सामने। विजुअल क्रिप्टोग्राफी का उदाहरण आ गया सामने, जो हम पढ़ने जा रहे हैं 123 पेज पर। उसका 122 पेज के लास्ट पैरा में देखो, यह गैर एल्गोरिदमिक तकनीक है जिसमें चित्रों, शब्दों, छवियों आदि के रूप में दृश्य जानकारी को निर्दिष्ट तरीके से निबद्ध किया जाता है। दृश्य को अथवा जानकारी को, दोनों लगा लेना। इस तरीके से निबद्ध दृश्य का विश्लेषण करके प्राप्तकर्ता द्वारा अनिबद्ध किया जाना संभव होता है। संभवतः आचार्य कुमुदेंदु ने चित्रबंध चित्रकाव्य का विशद प्रयोग इसलिए किया है ताकि दृश्य माध्यम में भी काव्य कला का प्रदर्शन किया जा सके। चक्रों की 2 आयामी मतलब 27x27 मैट्रिक्स का औचित्य शायद इसलिए है ताकि चित्रकाव्य के चित्रफलक के रूप में उसका उपयोग हो सकता है। कैनवास, फलक मतलब कैनवास। अब आ जाओ यहाँ पर चित्रबंध और अंक चक्र में। इस अंक चक्र में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने के लिए कल जैसे हमने वो देखा था स्वस्तिक और वो वाला अधूरा छोड़ा था, आप लोगों को देखना है और बाकी रिवीजन में पूरा होगा। ये कहाँ से शुरू होगा? अब कल तो 13वें नंबर के कॉलम से चालू होगा ये। 13वें नंबर के कॉलम से चालू अगर करेंगे, नहीं फिर से देखो 14 नंबर के कॉलम से। 14 नंबर के कॉलम से। 14 नंबर का कॉलम से नहीं, वो नहीं, 13वें नंबर के कॉलम से दूसरे नंबर की पंक्ति। दूसरे नंबर की पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? पंक्ति में दूसरे नंबर के कॉलम में 53 लिखा है। हाँ 53 नहीं चाहिए, अभी हमको एक देखना है। चित्रबंध में एक जो लिखा है वो उस जगह में हमें अंक चक्र में क्या मिल रहा है। अच्छा पहले चित्रबंध को ही पढ़ लो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सबसे नीचे लिखा है ना। हाँ, फिर 14 15, फिर 16 17 राइट साइड, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 तक जाना है। तो इन अंकों को आपको नीचे के चित्र में देखना है। जहाँ 1 लिखा है वो इस चित्र में क्या लिखा है अब बता देंगे आप। 52। हाँ बिल्कुल सही। हाँ हाँ 7 नंबर के कॉलम पे 52। हाँ बस इसी तरह से बोलना है आपको। बिल्कुल सही, इसी तरह से जवाब देना है। 10th रो और 7th कॉलम, 10वीं पंक्ति, 7वां हाँ 7वां कॉलम, 7th कॉलम, ठीक है। 7वां वर्ग कॉलम को अपन वर्ग बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा, चलो अब कौन पढ़ेगा? सरिता भाभी को तो समझ में आ गया, कोई दूसरे लोग, मीना दीदी पढ़ रही हैं। चलो 52 के बाद पहला कहाँ से लिया? 1 मिनट रुक जाओ। श्वेता जी को पहला नहीं मिला है। ललिता भाभी नंबर का कॉलम। 1 मिनट रुको मीना, 1 मिनट रुको। ललिता वो श्वेता जी मुंबई को पहला कॉलम नहीं मिला, जरा उनको बता दें। आप 10वें नंबर की पंक्ति में देखिए श्वेता जी 52 लिखा हुआ है। हाँ 52 के बाद 7 लिख, हाँ जो 10वीं लेने का कि साइड का दरा देने का? नहीं, 10वें नंबर की पंक्ति में 7वें नंबर का कॉलम देखना है। रो 10वीं नंबर का रो, 10वीं नंबर की पंक्ति मतलब रो, ठीक है। और 7th कॉलम
मिल गया? आगे चलें? दीदी बोल रही, मीना दीदी। डार्क अच्छा है, डार्क। आपकी दीदी आपके इसमें दिखाओ थोड़ा। ये है 123 नंबर के पेज में, इसमें देखना है, इसमें। हाँ हाँ, अभी दिखा, उंगली रखे कहाँ पे आया? यहाँ पे आया, ये 52, ये 52, दूसरे नीचे से दूसरा। हाँ 52 दिख गया? चलिए अब सुनो सब लोग। बाजू में 1 है ना? नहीं 7 है, 7 इस साइड 1 है, उधर नहीं जाना, अभी उस साइड जाना, राइट साइड। 7 दिख गया? टाइम कम है, चलो मीना दीदी बोलो, सुनिए आप। 8वें नंबर के कॉलम में 10वें नंबर की पंक्ति 7 लिखा है। अब सीधा पढ़ते जाओ, बस 47 4 पढ़ते जाओ। अब 47 4 करके पूरा चित्र पढ़ना है, सीधा, पंक्ति कॉलम छोड़ दो, अब समझ में आ गया। हाँ 47 4 28 7 52 7 45 16 47 45 7, बस यहाँ तक रुक जाओ। अब अगली पंक्ति कौन पढ़ेगा? कोई और बताएगा? अब कहाँ से शुरू हो रहा? 10वें नंबर की पंक्ति में 9 नंबर के कॉलम नहीं, 10वें नंबर की बोला तो गलत है। 9 नंबर के कॉलम में आएगा ना 30। नहीं, 9 नंबर का कॉलम तो ठीक है, लेकिन पंक्ति भी 9 नंबर की है। हाँ, पंक्ति भी 9 नंबर की है और कॉलम भी 9 नंबर का है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोलिए फिर 30 के बाद। के बाद 7। हाँ 7 सही है। फिर ऊपर चढ़े। नहीं चढ़ना। अब सरिता भाभी बोलो। हाँ सरिता भाभी बोलेंगी अब। उसी के बाद 54 और 7। हाँ अगली पंक्ति। और 9 नंबर की पंक्ति। हाँ नहीं 15 नंबर का कॉलम, 15 नंबर का कॉलम। हाँ ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलो। अब कोई पंक्ति कॉलम मत बोलो, अब अंक बोलते जाओ। पंक्ति कॉलम समझ में आ गए हैं। 62 62 के बाद 28। हाँ 28, 10 जिसने बोला वो गलत है। फिर आगे चलो। 28 10 हाँ 43। हाँ 10 43 सही है। फिर 1 और 59 सही है। फिर 4 54 सही है। और 4 और 51। हाँ 4 एंड 51 सही है। फिर 51 ना 8 56 और 1। ठीक है। फिर उसके ऊपर में 5 1 53 और 1। हाँ 1 में जाकर एंड हो गया। तो ये क्या कहलाता है? इसको हम क्या कहते हैं? अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ। अब इसमें आपको देखना है 52 का वर्ण क्या है। 52 का अंक 52 का वर्ण है माँ। ठीक है, माँ हो गया हमारा, माँ। अब उसके बाद 7 का ऊ। फिर 47 का ना। बहुत अच्छा, ना। 4 का ई। ई भी हो गया। क्या बन गया? कोई बताएगा? एक शब्द बन गया हमारा। 28 का क। 1 मिनट रुक जाओ। क्या शब्द बन गया? मुनि। मुनि। बहुत अच्छा, मुनि बन गया। पढ़ लिया आपने, मुनि। अब उसके आगे चलो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।